की बड़ी खबर में बात होगी उस बड़ी खबर की जिसे पाकिस्तान, जिसे कहें तो छाती पीट पीट के पूरी दुनिया को बता रहा है। पाकिस्तान इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात कर रहा है, पीस टॉक की मेज सजाकर बैठा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक उस मेज पर बैठने के लिए वहां चेयर सजी हुई है, मेज सजी हुई है, लेकिन अभी तक ना तो ईरान का डेलीगेशन रवाना हुआ है, ना अमेरिका का डेलीगेशन रवाना हुआ है। खबरें जरूर आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहां पर लोग अपने आप को, जो शरीफ साहब का ग्रुप है वो उनको कह रहा है कि भाई इन्हें नोबेल मिलना चाहिए, तो मुनीर साहब अपने लिए खुद कह रहे हैं कि अभी तो ट्रंप को नॉमिनेट किया था, मेरे को भी कोई नॉमिनेट कर दो, दुनिया की इतनी बड़ी जंग में रुकवाने जा रहा हूं। लेकिन अभी तक खबर यह है कि पीस टॉक के लिए ना तो ईरान का डेलीगेशन पहुंचा है, ना अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचा है। इस बीच नेतन्याहू जो हैं वो पाकिस्तान को जमकर फटकार लगा रहे हैं, कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल वहां के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। इस बीच चरागची और जो ईरान के स्पीकर हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है कि भाई अगर पीस टॉक में लेबनान जो है वो सीज फायर में इंक्लूड नहीं होगा तो फिर आप भूल जाइए, किसी भी तरह की बातचीत हो ही नहीं सकती, कोई सीज फायर हो ही नहीं सकता। यानी बात बनने से पहले ही बिगड़ती नजर आ रही है, डीरेल होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच पाकिस्तान की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है पाकिस्तान ने दस्तावेज जो थे ना, ड्राफ्ट जो था पीस टॉक के लिए प्रपोजल, वो अमेरिका को दूसरा पकड़ाया और ईरान को दूसरा पकड़ाया। यानी कि यहां भी घालमेल और गोलमाल पाकिस्तान ने कर दिया, अपनी नीयत से बाज नहीं आया। वहां का आवाम भी ये कह रहा है कि ये जो पूरी की पूरी कवायद है ना, हो सकता है एक पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक ड्रामा हो, यानी कुछ हो नहीं रहा है बट माहौल पूरा बनाने हैं। और इस माहौल बनाने में उनकी मदद कर रहा है अमेरिका, क्योंकि उसकी फजीहत इस जंग में सबसे ज्यादा हो रही थी और अपनी फजीहत को बचाने के लिए उसे कोई रास्ता निकला तो वो पाकिस्तान के रास्ते जाता हुआ निकला कि भाई अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया तो पाकिस्तान के ऊपर से ठीकरा फोड़ देंगे और हमें एक ग्रेसफुल एग्जिट मिल जाएगी। तो क्या मुनीर उस लंच की कीमत ट्रंप को चुका रहे हैं? और ये कीमत पाकिस्तान को क्या आने वाले वक्त में भारी पड़ेगी? क्योंकि पीस टॉक होना हो, ईरान की मिसाइलों के निशाने पर पाकिस्तान जरूर आ जाएगा। तो इस सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, जोरदार तालियों से आप उनका भी स्वागत करें। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर दीप्ति कनेजा हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर नदीम अहमद, ईरान मामलों के विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। तो वाकई दुनिया भर में टेरर फैलाने वाला पाकिस्तान क्या पीस ला सकता है या पीस टॉक की टेबल तक दो मुल्कों को ला सकता है? पीस टॉक कितनी संजीदा है या फिर सिर्फ एक ड्रामा भर होके रह जाने वाली है? इसी पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। पाकिस्तान में थमेगा संग्राम, मिडिल ईस्ट में होगा फाइनल युद्ध विराम। मुनीर ट्रंप का गुलाम, पाकिस्तान को मिलेगा ही ना। लेबनान पर पाकिस्तान का बड़ा ब्लंडर, पीस मेकर की जगह बना जोकर। ख्वाजा आसिफ के बयान पर घमासान, नेतन्याहू के आगे झुका पाकिस्तान। एक और जहां शहबाज और मुनीर की जोड़ी इस्लामाबाद में पीस टॉक की टेबल तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़क रही है। एक तरफ पाकिस्तान में बातचीत की तैयारी चल रही है, तो वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले भी जारी हैं। लेकिन पाकिस्तान इस मीटिंग की जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इस बैठक के लिए अमेरिकी डेलीगेशन आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने वाला है, जहां शनिवार को अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर अहम बातचीत होने जा रही है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे। उनके साथ स्पेशल प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और सीनियर एडवाइजर जेरेड कुशनर के भी इस मीटिंग में शामिल होने की खबर है।
अमेरिका और ईरान के बीच ये बातचीत इस्लामाबाद के आलीशान सेरेना होटल में होगी, जहां बैठक से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अरागची और उप विदेश मंत्री मजीद तख्त खांची भी मौजूद रहेंगे। वैसे इस बैठक को लेकर सस्पेंस भी कम नहीं है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि ये बैठक 10 अप्रैल यानी आज होगी, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये मीटिंग 11 अप्रैल को होनी है। लेकिन अभी तक ना तो ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है और ना ही वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। इस बीच ईरानी मीडिया में ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि जब तक अमेरिका लेबनान में सीज फायर की शर्तों को लागू नहीं करता है, तब तक बातचीत होने पर संदेह है। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर भी आ जाते हैं, तो भी इन दोनों के बीच फाइनल सीज फायर पर डील होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फौरन बंद कर दे और अपने सारे हाई लेवल एनरिच्ड यूरेनियम उन्हें सौंप दे। इसके साथ ही अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर भी रोक लगाना चाहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पहले की तरह खोलने और सुरक्षित करने की मांग कर रहा है, जबकि ईरान हॉर्मूज पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। साथ ही ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली की भी बात कर रहा है। इसके साथ ही ईरान अपने ऊपर लगे सभी सैंक्शंस को हटाने की मांग कर रहा है और उसकी मांग है कि युद्ध में हुए नुकसान के लिए उसे मुआवजा भी दिया जाए। लेकिन अमेरिका के लिए चुनौती सिर्फ ईरान को मनाने की नहीं है, क्योंकि ट्रंप के लिए नेतन्याहू को भी इस डील के लिए रेडी करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। और इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को और ज्यादा भड़का दिया है, जिसके चलते अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता से पहले ही इजरायल और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इजरायल पर लेबनान में नरसंहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजरायल बुराई का प्रतीक है और मानवता के लिए अभिशाप है। इजरायल निर्दोषों को मार रहा है, पहले गाजा में, फिर ईरान में और अब लेबनान में। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया वो नर्क में जले। ख्वाजा आसिफ के इस बड़बोलेपन ने शहबाज और मुनीर की मुश्किलें बढ़ा दी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ख्वाजा आसिफ के पोस्ट की निंदा की और इसको लेकर शहबाज और मुनीर को जमकर फटकार लगाई। नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान खुद को पीस मेकर बता रहा है और उसके मंत्री इजरायल के विनाश की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू ने शहबाज और मुनीर को लताड़ लगाई तो ख्वाजा आसिफ की अक्ल भी ठिकाने आ गई और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पहले जिस पोस्ट के जरिए इजरायल के खिलाफ जहर उगला था, उस पोस्ट को इजरायल की फटकार के बाद ही डिलीट कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज और मुनीर की फजीहत को और बढ़ा दिया है, क्योंकि एक तरफ उनके ऊपर अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर डील को सील करने का दबाव है, तो वहीं इस बात की टेंशन भी है कि अगर किसी वजह से ये समझौता नहीं होता है तो पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस मध्यस्थता में अपनी राजनीतिक पूंजी लगा दी है। ऐसे में अगर बातचीत फेल हुई तो पाकिस्तान की साख को बड़ा झटका लगेगा। जंग फिर शुरू हुई तो शहबाज सरकार के लिए महंगाई पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ईरान में अराजकता फैली तो पश्चिमी पाकिस्तान में इसका असर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लेबनान सीज फायर को लेकर पहले से ही बैकफुट पर हैं, क्योंकि उनके दावे को अमेरिका और इजरायल दोनों ने ही आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया है। और शांति वार्ता के बीच इजरायल ने लेबनान में भारी कोहराम मचा रखा है। पिछले 2 दिन से इजरायल लेबनान पर लगातार भीषण बमबारी कर रहा है। इजरायली हमले में लेबनान में 2 दिनों के अंदर अब तक 303 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। इजरायल के हमले से लेबनान में तबाही मच गई है, सैकड़ों इमारतें खंडहर बन गई हैं और लोग मलबों में अपनों को तलाश रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी लेबनान में हुआ है, जहां लिटन नदी पर बने 6 पुलों को इजरायली एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। इजरायल ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह इन पुलों का इस्तेमाल अपने हथियार लाने के लिए कर रहा है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों के साथ ही कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जहां इजरायली अटैक के बाद अफरा तफरी मच गई।
लेबनान में मची इस तबाही के चलते ईरान सीज फायर समझौता में उसे भी शामिल करना चाहता था, लेकिन इजरायल ने इससे साफ इनकार कर दिया है और नेतन्याहू ने लेबनान सरकार के साथ इजरायल की सीधी बात करने की पेशकश की है, लेकिन इसके लिए उन्होंने 2 शर्तें भी रख दी हैं। לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג 2 יעדים. 1, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. एक तरफ लेबनान के साथ बातचीत की तैयारी चल रही है, वहीं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के हमले भी जारी हैं। तो क्या इज्जत है पाकिस्तान की? नेतन्याहू ने फटकार लगाई तो ट्वीट डिलीट कर दिया, अपना स्टैंड बदल दिया। ऐसी कौन सी पीस टॉक आप करा रहे हैं जहां पर जो पार्टीज हैं उनमें से एक को आप इस्लाम के खिलाफ दुनिया के लिए सबसे बड़ा अभिशाप, खतरा, दुश्मन बता रहे हैं? तो भाई बातचीत होगी तो कैसे होगी, किस मुंह से होगी? और आप दुनिया में आतंक फैलाते हैं, किस मुंह से आप शांति की अपील करेंगे? प्रोफेसर त्रिपाठी, ये क्या हो रहा है? स्टेज अप ड्रामा हो रहा है या वाकई में भाई मुनीर साहब जो लंच किया था उसकी कीमत इंस्टॉलमेंट में चुका रहे हैं? ट्रंप की फजीहत हो रही है, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, तो मुनीर साहब डर्टी जॉब कर रहे हैं एक बार फिर? देखिए, मशहूर शायर जॉन एलिया को मैं कोट करूंगा आज के इस प्रोग्राम के बारे में। शुरू में ही, मैं इस दीवार पर तो चढ़ गया था, उतारे कौन अब दीवार पर से। डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये आपके लिए है कि आप पाकिस्तान से तो पूछकर नहीं गए थे ईरान पर अटैक करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है जो अभी तक की रिपोर्ट यही कह रही थी कि उनको एग्जिट करना था, बाहर आना था, और दुनिया का कोई मुल्क अब ऐसा था नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की सुने। इवन उसकी किचन कैबिनेट भी कन्विंस नहीं थी, कि क्योंकि जेडी वेंस को शुरू से ही बाहर रखा गया था पूरे स्पेक्ट्रम में। तो वो चाह रहे थे आखिर कौन सा ऐसा होगा जो एहसान को चुका चुके। और आपने बता ही रही हैं आपकी, जून में गए थे और ट्रंप के सामने उन्होंने पहले परेड मारी, इसके बाद फिर उन्होंने उनके साथ डिनर किया, लंच किया। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब पाकिस्तान की बात आती है तो मुझे याद है सुबह 5 बजे का वक्त हम थे और दीप्ति जी थी, उस दिन सुबह की बात है जब यहाँ पर सीज फायर की बात हो रही थी। तो जब सुने कि पाकिस्तान इसको जो है पूरा पीस मेकर के रूप में इमर्ज हो रहा है और ये सीज फायर करने में बड़ी भूमिका है, तो थोड़ी देर के लिए तो विश्वास नहीं हो रहा था। और आज भी वही बात सामने आई कि जिस प्रकार की खिचड़ी दिख रही है कि ईरान में अलग तरह का परसेप्शन है, इजराइल खुद अलग कर रहा है, इवन पाकिस्तान में मुनीर कुछ अलग कर रहे हैं और इनके ख्वाजा शरीफ कुछ अलग कर रहे हैं। तो ये बताता है कि वो स्टेट जिसका अपना इतिहास रहा हो आतंक का, विद्रोह का, डिस्टेबलाइज का, वो स्टेट पीस जैसे शब्द वहां के टेबल में इतिहास में पहली बार होगा कि इस्लामाबाद के सरजमी पर कोई पीस टॉक होगी। ये तो मुझे लगता है कि इतिहास है। अब स्विट्जरलैंड की बात करते तो चल जाता है कि जिनेवा पर पीस टॉक हो रही है। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री को यदि कोई भी थोड़ा समझता है तो ये बहुत हास्यास्पद है। पहले पाकिस्तान अपनी सरजमी को देखे, अपनी तासीर को देखे, अपने डीएनए को देखे और देखे कि उसमें क्षमता है कि नहीं। देखिए मैं लास्ट बात करना चाहूंगा पिना जी, हम लोग हिंदुस्तान के गांव से आते हैं। गांव में पंचायत हुआ करती है। अब पंचायत वो करता है जिसमें ताकत होती है, जिसके दोनों पक्ष सुनने के लिए आदी हों। यानी कि इसमें क्या ताकत है, कौन सुनेगा? इसका रक्षा मंत्री सुन नहीं रहा है अपने मुनीर को, मुनीर सुन नहीं रहा है प्राइम मिनिस्टर को, तो दूसरा कौन सुने? जेडी वेंस कह रहे हैं मैं नहीं जाने वाला हूं क्योंकि मुझे वहां सुरक्षा का देखे खतरा है बहुत ज्यादा। ट्रंप कहने चले जाइए आप, मेरे दामाद साहब भी जा रहे हैं, तो सुरक्षा के लिए वहां चिंता है। लास्ट बात बस। अब लास्ट बात वही है कि ईरान का डेलीगेशन कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। तो अब बताइए, जिनसे बातें होना है, जिनसे अमली जामा पहनाना है, वही नहीं पहुंच रहे। तो ये तो वैसे ही हो गया कि इस मंडप तो सज गया, दूल्हा आया नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है खूब अपनी कामयाबी की फेहरिस्त जो है पकड़ा रहा है, पूरी दुनिया में गा रहा है। लेकिन दरअसल दिक्कत यह है कि पाकिस्तान का आवाम भी कर्नल शैलेंद्र मानने को राजी नहीं है। मैं अभी नजम सेठी साहब, एक और वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजीम चौधरी, सभी को सुन रही थी, तो वो लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई ये जो हो रहा है ना, इस पर यकीन करना मुश्किल है और ये अमेरिका का ऐसा साथ दे रहा है पाकिस्तान कि फिर लेने के देने पड़ जाएंगे।
नजम सेठी तो याद दिला रहे हैं कि आयूब साहब को याद कर लीजिए, जियाउल हक को याद कर लीजिए, मुशर्रफ साहब को याद कर लीजिए, जब जब अमेरिका ने साथ दिया है तब आलम क्या हुआ है। और अब वही हश्र मुनीर साहब का भी होने वाला है। जय हिंद, नमस्कार। मुझे 2 सवालों के आंसर पेंडिंग हो जाएंगे, मेरे तरफ उधार रह जाएंगे। ये जो आप बात कर रही हैं कि जब जब अमेरिका का साथ दिया है, कहीं ना कहीं तख्ता पलट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी में जो 3 जो सिविलियन पैनलिस्ट हैं, तख्ता पलट आप लोग पहले देख लो, करवा लो, हो जाए। अगर मैं बीच में आ गया एज अ फौज तो फिर तख्ता पलट नहीं होगा, एक नई कंट्री और बन जाएगा। मेरे पास संदीप जी का एक सवाल वो भी बचा हुआ है कि पता नहीं दीवार से उतार लो। ओ भाई मेरे पास लाओ ना, मैं दीवार ही हटा दूंगा, मेरे को उतारने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से डील करो। देखिए, अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं एडमायर करूंगा किसी को भी, क्योंकि मेरी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक्नॉलेज किया है कि पीस एफर्ट कोई भी डाले अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो संदीप जी ने भी बड़ी अच्छी बात करी, उसमें को कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए एज अ लॉजिक। क्या वो कंट्री पीस लविंग कंट्री है तो यस आना चाहिए, क्या वो रिलायबल है, बिल्कुल आना चाहिए, अगर क्रेडिबल है जरूर आना चाहिए, वो अगर वर्ल्ड की स्टैंडिंग में चाहे इकोनॉमिक या अदरवाइज अगर कहीं है उसकी सुनवाई है, जरूर आना चाहिए। और मैं पहला इंसान हूंगा जो कहूंगा पाकिस्तान इन सभी पैरामीटर्स पर अव्वल दर्जे पर है, सबसे ऊपर है। सिर्फ फर्क इतना है टेररिज्म में। वही मैंने कहा कि आप कौन से चश्मे से देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास आजकल प्रूफ का जमाना है, आप लोग सब प्रूफ मांगते हो, कितने गिरे, कहीं एक बार भी सुना आपने यूएस में कि कितने गिरे? कहीं एक जगह किसी ने बोला हो कितने गिरो? इसलिए अब मैं आपको प्रूफ देता हूं। पिछले टर्म में ट्रंप साहब का कहना था पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट, वी विल नॉट फंड इट, एंड ही हैड स्टॉप्ड ऑल द फंडिंग। ये रिकॉर्ड पर है। FATF के चंगुल में पाकिस्तान आया था नॉट फॉर पीस बट फॉर टेरर फंडिंग। ये मेरे पास प्रूफ है जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूं, अब जो किया है, चलिए मैं इस बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं। ईरान ने क्या बोला? ईरान ने इस पर बोल दिया अ रॉन्ग प्रपोजल हैज बीन सेंट टू यूएस बाय पाकिस्तान। बोले ये तो प्रपोजल हमारा था ही नहीं। हाँ। अच्छा, उसमें पाकिस्तान ने बोल दिया कि भाई वो टाइपिंग एरर हो गई या ट्रांसलेशन ऑर्डर एरर हो गई। मैंने आपके प्रोग्राम में याद करिए बोला था पाकिस्तान को, मैंने कहा था एजुकेशन बजट बढ़ाओ, आपको ट्रांसलेशन नहीं आती है, करनी सीखो। और मैं कह रहा हूं वो क्यों कर रहे हो आप? चलिए, आपके खास मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से आरजू इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आरजू, क्या हलचल है भाई? ये बातचीत के लिए टेबल सज गई है एक बार फिर से। इस बार विमानों की लैंडिंग और मेहमान आ जाएंगे ना? लग तो यही रहा है, इसलिए कि पूरी तरह से तैयारी है। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो ट्विन सिटीज हैं उनको पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, और पूरी सजावट जो एक डेकोरेशन की जाती है हमारे यहाँ वो सब हो चुकी है। अब सिर्फ इंतज़ार है कि डेलीगेशन आ जाए। और कई हमारे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो डिफरेंट चैनल्स पर पाकिस्तान के और आपके जाके कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, पिनाज के दूल्हे के बगैर ये बारात आएगी, क्योंकि जाहिर है कि नेतन्याहू या उनकी टीम का कोई नहीं होगा। और जिनमें असल में लड़ाई चल रही है, जो असल में अटैक्स चल रहे हैं, अगर वहीं से कोई नहीं आएगा तो फिर ये जो भी डायलॉग है वो कैसे सक्सेसफुल होगा, ये कम से कम मैं नहीं समझ पा रही। शायद आप में से किसी को समझ आ रही हो तो मुझे बताइए। नहीं, बट आरजू साहिबा मुझे ये बताइए, वो तो 11 बजे आने थे सवेरे, ये मीटिंग तो 11 बजे स्टार्ट होनी थी। आपका डिक्लेरेशन है, मेरा नहीं है। 11 बजे सर कल है। हाँ? कल पोस्टपोन हो गई। ये पोस्टपोन का मतलब क्या है, मैं भी यही जानना चाह रहा हूं। और बाय द वे, अगर दूल्हे कम पड़ रहे हो तो आप बताओ, मैं कुछ करवाता हूं। नहीं सर, दूल्हा तो एक ही है। आरजू साहिबा मेरी पूरी आर्मी दूल्हा बनने को तैयार है, आप रिसीव करिए। नेतन्याहू चाहिए, वो नहीं आ रहे। आरजू को देखिए सिर्फ नेतन्याहू की कमी है, और या फिर उनके ऑफिशियल्स में से किसी को आना चाहिए था। जो 3 कंट्रीज असल में लड़ रही हैं, अगर उन तीनों में से एक नहीं होगा तो फिर ये डायलॉग सक्सेसफुल कैसे होगा? क्योंकि इस वक्त भी जो कहा जा रहा है कि जी सीज फायर हो गया है, तो वो तो नेतन्याहू या उनकी टीम ने नहीं माना है, और अभी भी इस वक्त भी अटैक्स चल रहे हैं। आरजू मान कैसे है? मतलब वहां पर आपके मंत्री साहब बताते हैं अभिशाप है, इस्लाम के अगर कोई दुश्मन है तो वो इजराइल है ना, दुनिया के लिए अभिशाप है। अब आप एक कंट्री को ऐसे बोलेंगे और फिर कहेंगे आ जाओ पीस कराते हैं, पीस टॉक के लिए आ जाओ इस्लामाबाद,
मतलब ऐसे कैसे चलेगा? तो अपनी अपनी बात को सही करना होगा बिनाज, अपनी सोच को सही करना होगा, और हमारे यहाँ जो इस तरह से बात की जाती है उसको रोकना होगा, और तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे तो नहीं है कि एक कंट्री जिसके साथ अटैक्स चल रहे हैं आपने उसको बुलाया ही नहीं है ये कह करके जी उनके साथ हमारे लड़ाई झगड़ा है। किस बात का लड़ाई झगड़ा है? कि कभी आपने देखा है कि इसराइल के साथ हमारी कोई वॉर हुई हो? उसके बावजूद हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि जी आप इसराइल नहीं जा सकते। भारत जिसके साथ हमारी 4-5 जंगें हो चुकी हैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ हमने। तो फिर ये जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये उनके सोचने की बात है कि क्यों आप नफरतें बढ़ा रहे हैं, क्यों आप अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद इस तरह की बात करेंगे तो कौन फिर बिलीव करेगा? अगर एक मेन प्लेयर ही नहीं होगा इस डायलॉग के अंदर तो फिर आप खुद बताइए कि रिजल्ट क्या निकलेगा? डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे वो होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त ये वॉर जो है ये असल में चाइना और अमेरिका की है, जिसमें कि ईरान को और इसराइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ इतना ही काम कर रहा है कि यहाँ पर लोगों को बुलाकर और मीटिंग करवाई जा सके, और वो मीटिंग कल हो पाएगी या नहीं ये तो खैर कल ही पता लगेगा। अभी तक तो कोई ना अपडेट्स दी गई हैं, ना कोई बताया गया है कि किस जगह पर होगी, ना कोई टाइम जो है अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम सब भी इंतजार ही कर रहे हैं कि कुछ पता चले कि ये पार्टी शुरू कब होगी। इंतहा ना हो जाए इंतजार की आरजू, बस दिक्कत यही है। दुल्हन की तरह से इस्लामाबाद सज गया है। इस्लामाबाद अकॉर्ड की चर्चा पूरी दुनिया में हो गई है। इस बार मेहमान आ ही जाएं, दुनिया के लिए अच्छा है कम से कम, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आरजू जैसे आपने जिक्र किया पाकिस्तान और चीन और अमेरिका, अब पाकिस्तान चीन की भी सुन रहा है और अमेरिका की भी सुन रहा है, और इस पूरी जंग तो चीन को चोक करने के लिए हुई थी। तो फिर भाई ये दो नाव में सवार होकर जो पीस टॉक होगी पाकिस्तान के लिए भारी ना पड़ जाए? देखिए बैलेंस तो करना पड़ेगा इनको, क्योंकि बैलेंस किए बगैर कुछ हो नहीं पाएगा। और वैसे भी दो कान हमें इसीलिए मिले शायद कि एक तरफ से हम अमेरिका की सुने और दूसरी तरफ से चाइना की सुने। दोनों से ही हमें काम रहता है, दोनों ही के पास हम फंसे हुए हैं। तो अब आप हमें और मुश्किल में ना डालिए कि हम क्या करें, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान ना तो अमेरिका को नाराज़ कर सकता है और ना ही चाइना को। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अमेरिकन डेलीगेशन आने वाला है उनके लिए कई चीज़ें जो कि उनकी गाड़ियां और डिफरेंट सिक्योरिटी का सामान है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो इसका मतलब है कि ये लोग आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि ईरान का बॉर्डर यहाँ से लगता है और जिस तरह की हालात हैं तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो शायद इसलिए भी जो है नहीं इस नहीं वक्त नहीं आरजू, पाकिस्तान भी इसमें बचाया ईरान बॉर्डर की कोई बात नहीं है। एक सेकेंड, ईरान को क्यों ब्लेम कर रहे हो? उन्हें मालूम है पाकिस्तान कभी भी बिक सकता है, कभी भी अटैक करा सकता है, इसलिए विश्वास नहीं करेगा। मैं बड़ी सीधी बात कर रहा हूं। आप ईरान को ब्लेम क्यों कर रहे हो भाई? अरे उन्हें सिक्योरिटी आई है, उन्हें डर है पाकिस्तान का। लेकिन आरजू अभी जी आप बात करें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का इतना डर है, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का साथ भी दे रहा है, और इस तरह की चीज़ जो है वो जाहिर है पाकिस्तान को भी डैमेज करेगी। तो हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो खैरियत से आएँ और खैरियत से जाएं एक ही पीस में। नहीं, मेहमान नवाजी तो शानदार होनी चाहिए, बस मेहमान आ जाए इसका इंतजार है आरजू। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक और भी आ रही है। कहा जा रहा है कि भाई शरीफ साहब और मुनीर साहब में होड़ लगी हुई है कि अगर ये पीस टॉक हो भी जाती है, अगर मेहमान आ भी जाते हैं, भले ही टॉक फेल भी हो जाए, क्रेडिट कौन लेगा? देखिए क्रेडिट तो डोनाल्ड ट्रंप ही लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी हो हम क्रेडिट अमेरिका को ही देंगे। तो मेरा ख्याल है अगर ये सक्सेसफुल हो भी जाएगा तब भी हम कहेंगे कि कुछ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है, और हमारी तो बस यही कोशिश है कि अमन हो जाए। लेकिन आई विश कि पाकिस्तान अगर इतनी कोशिशें कर रहा है तो यही कोशिश जो मैं जैसा हमेशा कहती हूँ अफगानिस्तान के लिए भी की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक भी डिजर्व करती है कि वो अमन से रह सके। तो अफगानिस्तान के साथ जो वॉर चल रही है या जो अटैक्स चल रहे हैं उसको किसी तरीके से रोका जा सके। वो आरजू ड्राफ्ट नहीं आया होगा ना अभी उस वाली पीस टॉक को कैसे शुरू करना है यूएस से? हो सकता है अब आप लोगों ने ड्राफ्ट पकड़ लिया, बेचारे हमारे मासूम से प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कुछ भी उठा के पोस्ट कर दिया और फिर उसके बाद डिलीट कर दिया। लेकिन अब जाहिर है कि आज के ज़माने में बचा तो नहीं जा सका। तो डेफिनेटली अफगानिस्तान के लिए भी जब कुछ कहा जाएगा, और ये जंग भी हम अमेरिका की ही लड़ रहे हैं, वैसे अफगानिस्तान में भी हमारी जंग नहीं है, ये भी अमेरिका की ही है। तो जिस वक्त अमेरिका की मर्जी होगी उस वक्त ये भी रुक जाएगी। आरजू कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो है ना पूरी कवायद जो है मुनीर साहब जो लंच करके आए थे इंस्टॉलमेंट में उसकी कीमत चुका रहे हैं बार बार, और अब की बार उन्होंने कहा कि भाई मैं फंस गया हूं और अब मुझे एक एग्जिट चाहिए। पीस टॉक होना हो, इजराइल ईरान आपस में भले ही लड़ मरे, तुम एक काम करो, तुम इजराइल को गाली दे दो, मुझे इस जंग से बचा ले जाओ। और वही डर्टी जॉब कर रहे हैं मुनीर साहब। देखिए ये तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। हालांकि अगर वो ये ना कहते तब भी पब्लिक की ये बात समझ में आ चुकी है।
और अब पाकिस्तान की जो स्टूडेंट्स हैं या जो नई जनरेशन है वो काफ़ी स्मार्ट है, तो उन्हें पता है कि अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान को, और चाइना भी करता रहा है। वैसे तो क्यों सिर्फ अमेरिका का ही हम नाम लें, क्योंकि चाइना को भी जब ज़रूरत होती है तो वो भी पाकिस्तान को यूज़ करते हैं। तो हमने खुद अपनी हालत की हुई है। जिस दिन हम ये फैसला कर लेंगे कि हमें अपनी इकोनॉमी पे काम करना है और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होगी, तो उस दिन हम इसमें से निकल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं वो इसमें से निकलना नहीं चाहते। उनको लगता है कि ये आसान काम है कि ठीक है, किसी की मदद कर दी या किसी का काम कर दिया और फिर नहीं निकल यार, गए। उधार की खाने को उधार लेके घी पीने की जैसे आदत पड़ जाती है, फिर मुश्किल ही मेहनत करता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये सच्ची बात है, आपने हालांकि काफ़ी कड़वी बात बोली, लेकिन मुझे मानना पड़ेगी क्योंकि इस वक्त सच बात यही है। जी चलिए, हमारे साथ और पैनलिस्ट भी हैं। प्रोफेसर दीप्ति सनेजा भी साथ हैं। आरजू जरा उनको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करेंगे। प्रोफेसर, आपको यहाँ पर लग रहा है कि वाकई में इस पीस टॉक से कुछ निकलेगा, या फिर एक थिएट्रेटिक्स होता है कि भाई ठीक है, उस दिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया था आज की रात भयानक होगी, ईरान ने कह दिया था हम ऐसा मारेंगे, दुनिया याद रखेगी, तो भाई दोनों को कहीं ना कहीं अपनी, अब ऐसा करना तो नहीं था एक्चुअल में किसी को भी, तो एक फेस सेविंग से ये 14 दिन का सीज फायर, पीस टॉक, ये कवायद चल रही है, ये जंग अभी नहीं रुकने वाली। बिल्कुल। नमस्कार फनाज जी, मैं पहले आरजू की बात से ही शुरू करूंगी। एक कान दिया है अमेरिका की सुनने, एक कान दिया है पाकिस्तान की सुनने, उसके बीच में जो दिमाग दिया है वो बिल्कुल खाली दिया है, नील बटे सन्नाटा। तो इस तरीके से तो पाकिस्तान चलता है। और सर, आप ही की बात का कर्नल शैलेंद्र साहब, आपने कहा दूल्हे की कमी पड़े तो हम भेज दे, भैया माफ कीजिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का हमें कोई शौक नहीं है। अब आती है बात आपके सवाल की पेनास। इसका मैं शुरुआत करूंगी सुहेल लुधियानवी जी की एक कविता है, बहुत सुंदर उसके शब्द हैं कि बरगद के पेड़, बच्चों बरगद के पेड़ जो हैं बहुत बड़े होते हैं, बरगद के पेड़ गमलों में नहीं उगे जाते हैं, और वो भी पाकिस्तान का ऐसा गमला जो इतना क्रैक्ड है, वो कहां से ये बरगद का पेड़ उगाएगा? क्योंकि जो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है, इस युद्ध की जो पूरे 40 दिन की थिएट्रिक्स की आपने बात करी पेनास जी, ये जो सिचुएशन है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बरगद के पेड़ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये पाकिस्तान जैसे गमले में तो नहीं पनप सकती। और उसका सीधा है। सबसे पहले तो हम दो चीजों पे बात करेंगे। सर ने बात करी कि पाकिस्तान के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दो मध्यस्थता के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, ऑटोनॉमी और न्यूट्रलिटी। अब ऑटोनॉमी पर सवालिया निशान वहीं से उठ गए जब पहली बार सीज फायर का टॉक आया और उसमें आया ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम। फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी हमने नहीं, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भेजा। अरे भाई, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री भेजेगी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करके तो एड्रेस करेगी, या पाकिस्तान पीएम अलग ही कंट्री है। वो सीधा था कि वो अमेरिका की तरफ से ड्राफ्ट आया है, और नकल के लिए भी जो अकल चाहिए होती है उतनी भी शहबाज शरीफ ने नहीं थी। और उसके बाद जो जेडी वांस और वहां की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट का जो ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल, शहबाज शरीफ कहते हैं कि लेबनान भी इसका हिस्सा था पीस टॉक का, और वो बिल्कुल कह देते हैं कि लेबनान इसका हिस्सा नहीं था। तो शहबाज शरीफ की हालत वहीं से ही धोबी का कुत्ता ना घर की ना घाट की वाली सिचुएशन में आ गई। ये हो गई उनकी ऑटोनॉमी की बात। दूसरी आती है, अब बात आती है जो मैं कह रही थी कि जो एक दूसरा पहलू आता है। देखिए, इजराइल को, इसके इतिहास में जाइए, 1948 में जब इजराइल यूएन रेजोल्यूशन के तहत बना, तभी से ही पाकिस्तान ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो कहते हैं कि इजराइल एक नाजायज औलाद है वेस्ट की, और इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो कहते हैं कि शैतानों का राजा है पाकिस्तान। तो ये जब दोनों के बीच में सिचुएशंस हैं, तो न्यूट्रलिटी की बात तो कहीं से बचती ही नहीं है ना। जो आपने ट्वीट डिलीट भी करवा दिया, चलिए फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट आपने डिलीट करवा दिया, लेकिन सच्चाई वहीं पर है। और इससे सबसे सीधा पहलू ये निकल के आता है पेनास कि देखिए, दो इंपॉर्टेंट जो है, इधर जो ईरान की तरफ से डेलीगेशन आ रहा है उसमें IRGC का एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और उधर जो अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन आ रहा है उसमें इजराइल का एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये पीस टॉक्स कहां जाएगा? मैं एंड भी इसको ऐसे ही करूंगी, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, दुनिया भी गई और दीन भी गया। आरजू, ये पीस टॉक जो है वो दिल से नहीं हो रही हैं, वो मजबूरी में करवाई जा रही हैं और अमेरिका के इशारे पर करवाई जा रही हैं, क्योंकि ट्रंप साहब को एग्जिट प्लान चाहिए और इसीलिए ड्राफ्ट भी वहीं से आ रहा है, और खुद को ईरान के हमलों से बचाना है तो इजराइल के लिए जितना जहर उगलना है उगल दीजिए, बाद में ट्वीट डिलीट कर देंगे, क्या हो गया, थोड़ी बेइज्जती तो होगी, उसकी आदत पड़ चुकी है। नहीं, मुझे लगता है कि इस वक्त अगर पीस प्रोसेस में ये गए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि
इस वॉर को रोका जाए। तो इससे तो हर उस कंट्री का फायदा है जो इस वक्त इस वॉर की वजह से जिस पे इफेक्ट पड़ा है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो पाकिस्तान हिंदुस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। तो डेफिनेटली पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन हम ना तो वॉर को रुकवा सकते हैं, ना ही इन लोगों को इस बात के ऊपर ला सकते हैं कि ये आइंदा नहीं लड़ेंगे। ये इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान इतना रोल कर रहा है कि इन लोगों को सामने बिठा दिया जाए, और उसके बाद ऑलरेडी जो पॉइंट्स ये एक दूसरे को दे के रिजेक्ट कर चुके हैं, उस पे हो सकता है कि कोई बात हो जाए। और अगर 2-4 पॉइंट्स एक दूसरे के मान लिए जाएं, 1-2 डिमांड्स जो हैं उस पर ये एग्री कर जाएं, और इस जो सीज फायर है उसको थोड़ा सा उसके ड्यूरेशन को लंबा किया जा सके, तो शायद ये फायदा लेने के लिए या ये फायदा हासिल करने के लिए पाकिस्तान कर रहा है। तो फिर एक क्रेडिट तो ठीक है, पाकिस्तान को एक क्रेडिट तो मिलना चाहिए कि भाई ठीक है, वो कम से कम इतना तो हुआ कि दोनों पक्षों ने सेम पेज पर आने की, चाहे मजबूरी वश या अपनी कोई एग्जिट रूट के लिए या कोई भी वजह रही, उसके लिए हामी तो भरी, जिसका फायदा दुनिया को कम से कम वो जो विनाशकारी रात थी ना ट्रंप की कि सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, उससे तो कम से कम थोड़ी रात मिली। प्रोफेसर नदीम अहमद, यहाँ पर ईरान, क्योंकि आप उसको बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं उसके मिजाज को, जिस तरह से अरागची साहब भी कह रहे हैं, वहां के ईरान के स्पीकर भी कह रहे हैं भाई या तो लेबनान को इंक्लूड करो, नहीं तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। और उन्होंने जो लंबी चौड़ी फहरिस्त यहाँ पर दी है, और पूरी दुनिया में जो परसेप्शन गया है कि ईरान की एक तरह से जीत ही है ये, अगर आज ये पीस टॉक हो रही है, ईरान आपको लगता है कि अपनी उन 10 मांगों से कहीं झुकेगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप भी सारी की सारी एक्सेप्ट ही कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं मिडिल पाथ होगा अगर वाकई में हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। हाँ बिल्कुल, ईरान चाहता है युद्ध रोकने के लिए, इच्छा है उसकी? चाहता है, और IRGC नहीं चाहती है, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ज़रूर चाहते हैं कि रुक जाइए, और हर अहिंसावादी और मानवतावादी व्यक्ति भी ये चाहता है कि रुक जाए। तो वो जो पूरी की पूरी लिस्ट दी है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी आधे पहलुओं पर हो सकता है कि सहमति बन जाए, और अगर आधे पर नहीं बनती तो चौथाई पर ही बनेगी, लेकिन सहमति तो बनानी पड़ेगी और बना भी लेनी चाहिए। और जहाँ पर पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, तो ये बात बड़ी अटपटी लगी मुझे भी जब मालूम हुआ कि पाकिस्तान इस काम के लिए पहल कराएगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो जो एक चेहरा है और चाल है और उसका चरित्र है, वो इस तरीके का है नहीं कि वो दो लोगों को आपस में प्यार मोहब्बत से मिलवा सके। वो तो खुद ही आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन रखते हैं। वहाँ गवर्नमेंट अलग चलती है, आर्मी अलग चलती है, लोग अलग चलते हैं, वहाँ के मौलवी अलग चलते हैं, यानी हर जगह एक दूसरे के ऊपर हावी है और बदलने की कोशिश है, यानी एक के बाद दूसरा आने की कोशिश करता। आप देखिए डेमोक्रेसी आप किस तरीके से उसे देख रहे हैं। शाहबाज साहब जैसे भी गवर्नमेंट को चला रहे हैं, मुनीर साहब ताकतवर हैं उनसे, या वो खुद शाहबाज साहब उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ये भी पता नहीं चलता। अमेरिका किस पक्ष की ओर झुक रहा है, वो मुनीर साहब को क्यों बुलाता है, मुनीर साहब उसमें क्यों शामिल होते हैं, ये बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं। लेकिन अगर ये पीस टॉक हो जाती है तो ईरान के लिए भी इसमें फ़ायदा है और दुनिया के लिए भी फ़ायदा है, और ख़ास तौर पर जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो क्राइसिस हो रहा है, उससे बहुत हद तक दुनिया बच जाएगी। ठीक है। और आरजू से अगर हम पूछें, आरजू, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा फायदा है जिस तरह के हालात अभी पाकिस्तान में इंटरनल हैं, वहां पर महंगाई की दिक्कत है, बेरोजगारी, आवाम जो है बहुत नाराजगी है, और अगर ये जंग चलती है तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किलात आ जाएंगी। वहां लॉकडाउन जैसी स्थिति पहले से ही हो चुकी है, तो ऐसे में अगर ये पीस टॉक करा लेता है पाकिस्तान, कुछ हद तक ही सही कामयाबी भी हासिल कर लेता है, या एक सीज फायर का जो पीरियड है उसी को थोड़ा लंबा करवा देता है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की इंटरनल मैटर्स में जरूर फायदा मिलेगा। डेफिनेटली फायदा होगा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक नाम भी हो जाएगा कि हमने कोई पीस टॉक करवाई थी या हमारे यहाँ की गई थी, जबकि इतने ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर अटैक्स चल रहे थे। ऐसे में अगर दोनों कंट्रीज आकर यहाँ पर बात करने के लिए तैयार हो गई हैं, और अगर इस ड्यूरेशन को, जैसे मैंने कहा, इसको अरसे को लंबा किया जा सके कि ये एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करें, तो इसमें पाकिस्तान को तो डेफिनेटली फायदा है। हो सकता है कि वो नोबेल पीस प्राइज जो हम ट्रंप को दे रहे थे वो हम खुद ले लें। तो लेकिन दिलाएंगे किसको आरजू? मुनीर साहब को दिलवाएंगी या फिर शरीफ साहब को दिलवाएंगे? ये तो दिक्कत है ना, दोनों अपने आप को नॉमिनेट कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए पाकिस्तान में तो जो कुछ भी अगर कुछ अच्छा मिलता है तो वो मिलिट्री को ही मिलता है, सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं मिलता। तो इसलिए मैं तो साफ कहूंगी कि शायद मुनीर साहब को ही मिलेगा, और शहबाज साहब जो है वो उन्हीं को देकर खुश हो जाएंगे, कहेंगे हाँ मैं खुद भी दे रहा हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मुझे यही लगा। आरजू साहिबा, मेरी आपसे एक और अपील है, ये आप ना इंडिया टीवी पर आना बंद कर दो, क्योंकि आजकल आप भी कट्टर सच बोलने लगी है। इतना सच मत बोलो। मैं आपको अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, पाकिस्तान में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना सच मत बोलो। आरजू को कम से कम एक प्राइज तो जरूर मिलना चाहिए कि वो बहुत बेबाकी के तरीके से पत्रकारिता करती है। आपके होम मिनिस्टर के पास हमारी क्रिकेट वाली रखी हुई है,
वो एक हमारी ट्रॉफी आपके पास है, आप दे दीजिए उसे। और आपने बोला ना कि नाम हो जाएगा, आपका नाम कब कम था? पूरी दुनिया जानती है टेररिज्म में किसका नाम है, आप बता दीजिए। आपको नाम की क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान ठीक का है सर, नाम बदनाम stop। हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। मैं तो कह रहा हूँ नाम हुआ, मैं तो मान लो। भी नाम आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपका सवाल था ना कि क्या फायदा हो जाएगा। ठीक है। आरजू साहिबा ये बताइएगा कि अगर ये वॉर रुक जाएगी तो 26 और 27 फरवरी को आपके यहाँ पेट्रोल का क्या रेट था? क्या आप वापस चली सर वो जाएंगी तो उस पर? वापस नहीं जाएगा सर, वो नहीं नहीं रेट नहीं जो था नहीं, वो एक ना ना ना, उस समय था 350 रुपए, 356 रुपीज। आज वो हो गया 456। मतलब क्या, आप तो पहले भी तकलीफ में थे। आपके यहाँ आटे का क्या रेट है, आप बता दीजिए। चलिए, तो आरजू, इस जंग से क्या महंगाई रुक जाएगी? आपके नहीं आवाम को रुकेगी। कुछ फायदा होगा, या फिर देखिए, सिर्फ ये- मुनीर साहब और शरीफ साहब ही अपनी पीठ थपथपाएंगे और जो उनके लिए नाराजगी हो रही थी थोड़ा अपने आवाम को कहेंगे देखो भाई ये हमने काम करा दिया? देखिए, ये जो महंगाई हो रही है पाकिस्तान में या फ्यूल प्राइस जो बढ़ाई जा रही है, वो हरगिज जंग की वजह से इतना नहीं है जितना आईएमएफ की वजह से। ये तो सभी जानते हैं कि आईएमएफ का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था और उन्होंने ये तमाम कंडीशंस रखी हैं, जिसके बाद प्राइस बढ़ाई गई। सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो इन्होंने जो है वो वॉर का सहारा ले लिया कि जी वॉर की वजह से हमने ये प्राइस बढ़ाई है, जबकि प्राइस आईएमएफ की वजह से बढ़ी है और इसका वॉर से कोई लेना देना नहीं। वॉर अगर बंद भी हो जाती है तो प्राइस वापस नहीं जाएगी। पाकिस्तान में बढ़ा हुआ रेट कभी वापस नहीं गया। आपने एक बड़ी अच्छी शुरुआत करी है, आपने कहा ना एक अच्छी शुरुआत करी है। चलिए मुझे अगली डेट बताइए, बलूच के साथ पीस टॉक कब हो रही है, कौन सी डेट को हो रही नहीं, है? वो तो कह रही है अफगानिस्तान से भी करने को राजी नहीं है। मैं जब तो अमेरिका उसके बाद कह देगा आऊंगा। तब अमेरिका कह देगा तब हो पहले जाएंगी। तो बात हो रही है ठीक है। इंटरनल, हाँ। ठीक है ना? तो कौन सी डेट आपने डिसाइड करी? अच्छा पहले चलो अपने छोड़ मुल्क दो। में ही- इमरान खान वाला जो टॉक्स है वो कब होने वाले हैं? ठीक है, ठीक है शैलेंद्र जी, आरजू मुझे- कह रहे हैं कि भाई अपने वाले भी तो पीस कर लीजिए ना अपने भी तो। यस, आप अपनी पीस की डेट्स बताइए अब। सर बड़ा मुश्किल सवाल है ये, और अगर मैंने इसका जवाब दिया मैंने तो कितनी आप बार देख बोला, लेंगे, सच तो मत फोटो बोला पे करो। हार लग जाएगा मेरे। सच मत बोला करो प्लीज, कुछ इधर उधर कर लो, तो इधर उधर करके निकल जाया करो, सच मत बोलो प्लीज। नहीं आरजू, अच्छा यही बता दीजिए कि भाई अब जिस तरह के हालात वहां अब फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो मतलब आपको लग रहा है कि भाई तैयारी पूरी हो चुकी है, सब कुछ हो रहा है? आपके जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो क्या कह रहे हैं? मेहमान आ रहे हैं? क्योंकि बस अब कुछ घंटों का ही वक्त है, शाम होने को आई है, अब कुछ घंटों का ही वक्त है। अगर कल भी प्लेन लैंड नहीं किया ना तो फायदा और वाहवाही तो छोड़िए, फजीहत ठीक ठाक जो पहले से चल रही है वो ड्राफ्ट वाले ट्वीट से और उसके बाद ट्वीट डिलीट करने से वो बड़ी हो जाएगी फिर। नहीं देखिए, आ तो रहे हैं, क्योंकि अगर ना आ रहे होते तो जो उनकी गाड़ियां और सिक्योरिटी का सामान और चीज़ें जो पहुंची हैं वो ना आई होती। तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि आने का इरादा तो पूरा है, और लेकिन उसके बाद ये डायलॉग्स कितने सक्सेसफुल रहेंगे उस पर डाउट है। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे डायलॉग, क्योंकि जाहिर है कि थर्ड पार्टीज में शामिल ही नहीं है जो मेन प्लेयर है, और साथ ही साथ जब एक दूसरे की ये पहले ही पॉइंट्स रिजेक्ट कर चुके हैं तो अब कौन सी नई बात है जो ये आमने सामने बैठ के करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि जो सीज़ फायर है उसका ड्यूरेशन बढ़ाया जा सके, लेकिन अभी से अगर लेबनान पे और कई जगह पर अटैक्स चल रहे हैं तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि ये डायलॉग सक्सेसफुल हो। चलिए, तो यानी कि इस बातचीत से कुछ पॉजिटिव निकले इसकी उम्मीद आपको भी नहीं है। लेकिन आरजू, एक बड़ी अजीब चीज मैं देख रही हूँ भाई, आमतौर पे अगर ऐसा कुछ आयोजन आपका मुल्क कर रहा होता है तो सब लोग जो हैं बहुत उत्साहित होते हैं और कहते हैं कि भाई हम दुनिया में पता नहीं कौन सी बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन मैं मीडिया हाउसेस को खंगाल रही थी जिसमें नज़म सेठी साहब भी थे, अजीम चौधरी साहब भी थे, कई ऐसे आपके जर्नलिस्ट हैं, फेलो जर्नलिस्ट, वो बहुत स्केप्टिकल हैं इस पीस टॉक को लेकर, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। उसका आयोजन इस्लामाबाद में हो रहा है, सक्सेसफुल हो भी जाएगा, आ भी जाएंगे लोग, इसको लेकर भी उनके मन में संशय है। और वो तो खुलकर कह रहे हैं कि हमने आयूब साहब, जिया साहब, मुशर्रफ साहब का ज़माना देखा है, जो हश्र हुआ था वो एक बार फिर होने वाला है। तो इतना संशय, इतने डाउट, इतनी नेगेटिविटी क्यों? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यही कि दोनों कंट्रीज या तीनों कंट्रीज आपस में बात करने को तैयार नहीं है और ना ही इस वॉर को रोकने में इंटरेस्टेड है। ईरान भी कहता है कि जी आप करी जाएं, और ना वो अमेरिका की सुन रहा है, ना अमेरिका उसकी सुन रहा है, ना कुछ हो रहा है। उसके साथ साथ जाहिर है कि पाकिस्तान में यही एक बात है कि हम तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हम तो सिर्फ एक मीटिंग ही करवा रहे हैं, हम उस वॉर को रुकवा नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ना तो ये बताया गया है कि ये मीटिंग कहाँ होगी, ना कोई टाइम बताया गया है, ना कोई जगह बताई गई है कहाँ पर जाकर जो है वो जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन्स डिटेल्स ले सकते हैं। किसी चीज़ को भी अभी तक नहीं बताया, तो उससे डाउट तो बनता है।
और हालांकि नजम सेठी साहब तो खुद बड़ा स्टैब्लिशमेंट के फेवरेट और नज़दीक हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता, तो आप समझ लीजिए कि फिर इसका मतलब है जो यहाँ पर तैयारियां होके रखी हैं, जो इन्होंने यहाँ पे बिरयानी तैयार कर ली है, वो कहीं ने खुद ही ना खानी पड़ जाए, क्योंकि लास्ट मिनट में कुछ भी हो सकता है कि वो कहें हम नहीं आ रहे, तो फिर अब जवाब लेकिन आप नहीं करेंगे कि आप आरजू, नजम सेठी साहब जो है ना वो शरीफ साहब के करीबी हैं, वो शरीफ साहब के करीबी है। मुनीर साहब से उनकी नजदीकियां वैसी हैं नहीं, और इसीलिए वो इशारा कर रहे हैं कि तख्ता पलट की तैयारी तो नहीं है कि भाई मुनीर साहब अगर इतना काम करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो इनाम और सर पर हाथ तो रखेंगे ना ट्रंप फिर बाद में। वो उदाहरण भी दे रहे हैं पिछले इतिहास के पन्नों के। नहीं, वो तो खैर पाकिस्तान में कभी भी हो सकता है, उसके लिए ये मीटिंग जरूरी नहीं थी। इस मीटिंग के बगैर भी कई बार यहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है, और आप सुबह उठे तो आपको पता नहीं होता, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं सर उनको भी नहीं पता होता कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। तो शेरवानी ये लोग पहले से सिलवा लेते हैं, लेकिन ये कि कब किसको बना दिया जाएगा, मुझे तो लगता है पाकिस्तान में इलेक्शंस भी नहीं होने चाहिए, बल्कि इनको एक दिन खुद ही डिसाइड करके और नाम अनाउंस कर देना चाहिए कि कल से ये प्राइम मिनिस्टर है। खामखा टाइम भी ज़ाया करते हैं, लोगों का पैसा भी ज़ाया करते हैं इलेक्शन पे, जबकि लाना उसी को होता है जिसको कि ये इस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। तो ये तो बहुत सालों से हमारे ये सिलसिला है, और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये भी बता देना चाहिए कि ये इतने दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और इनके बाद ये बनेगा और ये बनेगा, ये बनेगा। ऐसे ही जैसे ही वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने लगते हैं, उसके साथ ही वो कहते हैं बहुत हो गई, निकलो यहाँ से। ठीक है, आरजू बहुत बढ़िया बात बोलती हूँ, कहती है वहाँ नौकरी करने आते हैं, वहाँ पे तमाम जो हुक्मरान है ना वो सियासत का तो करते हैं लेकिन नौकरी करते हैं, मतलब वहाँ पे की खत्म हुई फिर चले गए अपना विदेश सेटल हो गए, तो मतलब जेल चले गए। हाँ, जेल चले गए, विदेश सेटल हो गए, डिपेंड करता है आपने डील कौन सी स्ट्राइक की है। प्रोफेसर त्रिपाठी, एक चीज जो सबके मन में आ रही है, भाई पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी डील क्रैक की थी, ऐसा क्या किया कि ओमान जो शुरुआत से पीस टॉक करा रहा था वो भी साइडलाइन हो गया। ठीक है, पाकिस्तान मतलब टर्की भी था, तमाम मुल्क थे, कहा जा रहा था कि वहां पर भी ये टॉक्स हो सकती हैं, फिर पाकिस्तान की एंट्री कैसे हो जाती है, पाकिस्तान और इस्लामाबाद अकॉर्ड कैसे निकल कर आ जाता है, या फिर होना कुछ नहीं है, ये ट्रंप का एग्जिट प्लान है जिसे एग्जीक्यूट बेचारे मुनीर साहब कर रहे हैं। देखिए, पिछले 40 दिनों के इस वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो बच्चे बैठे हैं IR पढ़ने जाएंगे, तो एक केस स्टडी जरूर सामने आई है पाकिस्तान को लेकर के, जो मैं जिसको डिराइव कर रहा हूँ वो ये है कि इस पूरे ग्लोबल ऑर्डर में दुष्ट जो होता है, दुष्ट राष्ट्र होता है जिसे हम एविल एक्सिस फोर्सेस कहते हैं, उसका भी रोल होता है। ये पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि मेरी जो इमेज है, और अभी आरजू जी बता ही रहे थे, हम सब डिस्कस ही करते, पाकिस्तान की इमेज क्या है हम सब जानते हैं, लेकिन उस इमेज का भी रोल है, आप समझिए, उस इमेज का भी रोल है कई बार बचने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे दो कान हैं, एक तरफ चीन को सुनते हैं, एक तरफ अमेरिका को सुनते हैं, तो पाकिस्तान को दुनिया जानती है, ट्रंप भी जानते हैं, इजराइल भी जानता है, ईरान भी जानता है, लेकिन आज के टाइम में ईरान को और अमेरिका को दोनों की जरूरत थी कि वो जो याद है आपको जो डेडलाइन दी थी ट्रंप ने, सिविलाइजेशन इज गोइंग टू बी डाई, वो इतना आसान नहीं था ट्रंप के लिए। ट्रंप पिछले 6-7 महीनों से जो डेडलाइन देते रहे, बार बार बदलते रहे, उनको लगा ये डेडलाइन के बाद तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं करूं तो करूं क्या। और मुझे लगता है पूरे ग्लोबल ऑर्डर में जितने भी दुनिया के मुल्क हैं, एक यही मुल्क ऐसे था कि तुरंत तैयार हो सकता था और तैयार भी हो गया। तैयार होने के बाद उसका कंटेंट क्या होगा, डायरेक्शन क्या, हम सभी इस बात को डिस्कस ही कर रहे हैं कि ना उसको फॉर्मेट मालूम है, ना कौन स्टेक होल्डर है वो मालूम है, और सीरियस नहीं। एक्चुअली क्या है ना, देखिए बहुत अच्छी बात अभी अर्जुन ने कहा कि आपके जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है, 27 फरवरी को ये पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन नहीं थे स्टेट ऑफ हार्मुज का, आप समझिए, स्टेट ऑफ हार्मुज सीन में तो था ही नहीं 27 फरवरी को। वहां सीन में था रिजेम चेंज, वहां सीन में था कि ईरान को रेड कारपेट बैठा करके, साफ पहलवी बैठा करके पूरे बदल देंगे, वो सब नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा टाइम था ट्रंप के लिए कि दामाद साहब को भेजे वहां पर अमेरिका में, वहां पर भेज करके कुछ दिनों के लिए। देखिए, ये ट्रंप को भी मालूम है, ईरान को मालूम है कि होने वाला नहीं है, लेकिन चर्चा बदल गई है। चर्चा जो सिविलाइजेशनल नष्ट होने की बात हो रही थी, अब चर्चा हो गई है पाकिस्तान के चरित्र पर। यह बहुत बड़ा शिफ्ट है, और इसलिए कहता हूं कि कभी कभी दुष्ट का भी रोल होता है ग्लोबल ऑर्डर में, और आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि मेरा भी रोल है। चलिए, तो आरजू साहब, आप आरजू जी हमारे साथ प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, उन्होंने एक एनालिसिस करके दिया है कि भाई ये जो फोन था ना, अचानक से आया है पाकिस्तान को और उसकी एंट्री कराई गई है, क्योंकि और कोई मुल्क इतनी वन साइडेड बात करने के लिए और अचानक से राजी नहीं होता, और ये भूमिका सिर्फ और सिर्फ फ्री लंच खाने वाले मुनीर साहब ही निभा सकते थे। और वेंटिलेटर जिस पर अमेरिका के वेंटिलेटर पर पाकिस्तान सांसें लेता है, तो भाई इतने शॉर्ट नोटिस पर वही राजी हो सकते थे। देखिए, मेरा ख्याल है कि ईरान और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान आने पे राजी हो गए,
और कोई दूसरी या कोई और कंट्री ऐसी नहीं थी जिधर वो जाने को तैयार होते थे। शायद इस वजह से किया गया है। कई लोग यहाँ पर ये बात भी कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को असल में ब्रेक चाहिए थी इस लड़ाई से या इन अटैक से, और वो पहले कभी 5 दिन का ब्रेक लगा रहे थे कि नहीं अटैक नहीं होंगे, कभी 10 दिन कहते थे। तो उन्होंने भी शायद एक अपना कुछ सोचने के लिए या अपने कोई नई प्लानिंग करने के लिए कोई टाइम, उनको जो टाइम फ्रेम जो चाहिए था उसमें यही हो सकता था कि डायलॉग रख दिया जाए। अब जाहिर है जब तक डायलॉग होंगे तो इतनी देर में ट्रम्प कुछ ना कुछ सोच लेंगे कि क्या करना है। हालांकि साथ साथ वो ये भी कहते जा रहे हैं कि अगर डायलॉग फेल हो गए तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ईरान पर अटैक होगा। लेकिन यहाँ पर ईरान की ज़रूर मैं तारीफ़ करूँगी कि एक छोटी कंट्री तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी अमेरिका के मुकाबले में एक छोटी और कमज़ोर मुल्क ने डोनाल्ड ट्रंप को, जैसे कहते हैं ना कि दिन में तारे दिखा दिए। और यकीनन ये कोई दूसरी इस्लामिक कंट्री ऐसा नहीं कर पाती और ना ही करना चाहती है। लेकिन ईरान का जो मर्जी हाल कर दे डोनाल्ड ट्रंप, ईरान ना झुकेगा, ना ईरान इनकी बात मानेगा, और जितनी ताकत होगी उस ताकत से इसको जवाब भी मिलेगा। ये भी अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई होगी। ठीक है प्रोफेसर नदीम अहमद, यहाँ पर दरअसल दिक्कत यह है कि IRGC नहीं चाहती जंग रुके, ठीक है, और इजराइल नहीं चाहता जंग रुके, और यहाँ पर ईरान के जो हुक्मरान हैं वो भी चाहते हैं जंग रुके, और ट्रंप तो बेचारे चाह ही रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब निकलने दो मुझे। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो कभी उन्होंने तसव्वुर नहीं किया था ट्रंप ने तो कि इस तरह की मुश्किलात से उन्हें दो चार होना पड़ेगा, और अमेरिकन फोर्सेस को बेस छोड़ छोड़ के वहाँ के फौजियों को होटलों के अंदर छुपना पड़ेगा, और होटल में भी वो अटैक पर आएंगे। ये तो तसव्वुर में ही नहीं था। दूसरी बात ये जो इंटरनल वहाँ पर अमेरिका में चल रहा है, उनकी फजीहत हो रही थी ट्रंप की, यानी वो लगातार स्टेटमेंट को बदले जा रहे थे। लोगों ने उन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर आदमी भी मानना शुरू कर दिया, उन्हीं के मुल्क के डिप्लोमेट्स ने या फिर पॉलिटिशियंस ने। तो ये एक बड़ी भारी मुश्किल थी। मैडम, यहाँ पाकिस्तान का जो पक्ष है ना, असल में वो खाली बैठा हुआ है, और अमेरिका उससे कुछ ना कुछ काम ले लेना चाहता है। वो खुद एग्जिट करना चाह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आरजू साहिबा से पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ। तो उसका एक बहाना बना लिया उन्होंने कि चलो हो जाएगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो कम से कम हमें रेस्ट तो मिल ही जाएगा। मगर IRGC बिल्कुल भी नहीं चाहती थी ठीक है कि ये इस तरीके से रुके पीस।